नमस्कार आप सभी को। उत्तराखंड राज्य विशेष के विगत वर्षों के प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में आज हम देखने वाले हैं समूह ग की परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र। और ये जो समूह ग से संबंधित प्रश्न पत्र है ये सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 का प्रश्न पत्र है। सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 का प्रश्न पत्र है और इसी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इनके प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर जो कि पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में है, ये किस ज़िले में स्थित है। ये पूछा जा रहा है कि करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के किस ज़िले में स्थित है, आपको बताना है। तो चलिए बताएं किस ज़िले में स्थित है, आपको बताना है। आपके सामने 4 विकल्प हैं। पश्चिमी पंजाब के किस ज़िले में स्थित है, 4 विकल्प हैं, आपको बताना है। चलिए बताएं। चलिए 4 विकल्प यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। गुजरावाला, लाहौर, भियांवाली या नरोवाल। इनमें से कौन सा सही उत्तर है, आपको बताना है। चलिए 10 सेकंड का समय है प्रत्येक प्रश्न के लिए और 10 सेकंड में आपको जवाब देना है। इसका सही उत्तर है नारोवाल। नारोवाल जो ज़िला है इसी के शंकरगढ़ तहसील में, नारोवाल ज़िला के शंकरगढ़ तहसील में यह स्थित है। और ये जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है ये रावी नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के पश्चिमी भाग में स्थित है, ये पता होना चाहिए। और साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि इस गुरुद्वारे में गुरु नानक देव की मृत्यु जो है यहीं पर हुई थी। तो गुरु नानक देव की जो मृत्यु हुई थी ये करतारपुर साहिब में हुई थी, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। दूसरा फैक्ट कि ये रावी नदी के तट पर है, ये महत्वपूर्ण है। तीसरा ये नरोवाल ज़िले में है या आप कह सकते हो कि शंकरगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ज़रूरी नहीं है कि वर्ष 2019 में पूछा गया तो अब ना पूछा जाए, क्योंकि लगातार यदि सिख धर्म से संबंधित कोई अपडेट है, कोई घटनाक्रम होता है तो सिख धर्म से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आपसे मैं पहला होमवर्क पूछ रहा हूँ। पहला होमवर्क कि क्योंकि करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है, भारत से पाकिस्तान को लिंक किया जाता है, तो वो भारत का कौन सा स्थान है जिसको करतारपुर साहिब से जोड़ा गया है। मतलब भारत के किस स्थान को जोड़ा गया है करतारपुर साहिब से, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का पहला होमवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 2019 AFC एशियन फुटबॉल कप का आयोजन किस देश में किया गया। 2019 में एशियन कप का आयोजन किस देश में किया गया। आज के संबंध में यदि देखें तो ये प्रश्न जो है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कहाँ पर किया गया ये आपको पता होना चाहिए। ये इसका था 17वां संस्करण और इस 17वें संस्करण में 24 टीमों ने हिस्सा लिया था, ये आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि कहाँ पर यदि स्थित है तो आपको पास 10 सेकंड का समय है, आप बताएं। जानकारी है तो बताएं, अन्यथा मैं आपको बता रहा हूं कि ये कहां पर स्थित है। ये आपको देखने को मिलेगा यूएई में। यूएई संयुक्त अरब अमीरात में आपको देखने को मिलेगा। अबू धाबी इनकी राजधानी है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ पता होना चाहिए आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो भी इसी देश के दुबई में देखने को मिलता है। तो ये जानकारी कुछ हैं जो आपको पता होना चाहिए यूएई के बारे में। और साथ ही साथ यूएई की कुछ तेल कंपनियां हैं जो प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि यूएई का जो विवाद है वो ईरान के साथ है और ईरान और यूएई जो हैं ये दोनों एक जल संधि से लगे हुए हैं। यदि कोई कमेंट बॉक्स में बता देगा कि वो जल संधि कौन सी है जिसके माध्यम से यदि हम कह लें तो यहाँ पर पहुँचा जाता है, फारस की खाड़ी से किस प्रकार से वहाँ से बाहर निकला जाता है, क्योंकि ये तेल का प्रमुख व्यापारिक मार्ग है और तेल के प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर ये जो दोनों देश हैं ये स्थित हैं और लगातार यहाँ पर विवाद होता रहता है, जिसके कारण ये जो जल संधि है और ये जो दोनों जल निकाय हैं ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो
ईरान और इराक के आसपास के वो जल निकाय कौन से हैं, क्या नाम है, और साथ ही साथ वो कौन सी जल संधि है जिसके माध्यम से हम फारस की खाड़ी में प्रवेश करते हैं, ये भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मृणाल सेन जिनका 30 दिसंबर 2018 को कोलकाता में देहांत हुआ था, उनकी आयु कितनी थी? पहली बात, इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में तब पूछे जाएंगे जब समसामयिक संदर्भों में इस तरह का कोई घटनाक्रम हो। तो यहाँ से इसको हल करने का प्रयास नहीं करना, नहीं हल कर सकते आप। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पर हमें प्रयास करना है, यह ध्यान देना है कि किस टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं। जैसे यदि करंट अफेयर से प्रश्न बन रहा है तो पहला करतारपुर साहिब उस समय काफ़ी चर्चा में था, वहाँ से प्रश्न बना, अच्छी बात है। दूसरा प्रश्न ये, यदि आपके किसी मृत्यु से, किसी के आप कह सकते हैं कि शताब्दी समारोह से बन रहा है, तो वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। किसी की जयंती से प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए। तो वर्तमान समय में, आज के समय में करंट अफेयर्स में जो आपके टॉपिक महत्वपूर्ण हैं वहाँ से आप इनको को रिलेट करके जोड़िएगा। तो आप अपना जो नोट्स तैयार कर रहे हैं, जब आप प्रश्न देखते हैं तो साथ साथ एक नोट्स बनाते चलिए और उसमें किस विषय से कितने प्रश्न आ रहे हैं वो नोट करते चलिए। जैसे इतिहास से आपने देखा प्रश्न कोई, तो उसको नोट कर लिए, इतिहास से एक प्रश्न देखा, अगला देखा, फिर वहाँ पर एक नोट करिए। इसी तरह से करंट अफेयर्स जब आप नोट करते हैं तो प्रयास करना है कि किस टॉपिक, ये तो मिसलेनियस टॉपिक होता है, तो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। करतारपुर साहिब की बात करें, वो राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया। फिर हमने एशियन गेम की बात किया, एशियन फुटबॉल की बात किया, वो आपका हो गया खेल से संबंधित। तो आपके खेल से भी संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, और राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ साथ मिसलेनियस टॉपिक से भी आपके प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो इसको हमें हल करने का प्रयास नहीं करना है। इसको बताएं, इसरो के अध्यक्ष ने इसरो कर्मचारियों के नाम साल 2019 के संदेश में वर्ष 2019 के लिए कितने स्पेस मिशन का लक्ष्य रखा है? मतलब कितने स्पेस मिशन का लक्ष्य रखा था, ये आपको बताना है। चलिए, कितने मिशनों का लक्ष्य रखा गया था? उस समय जो लक्ष्य रखा गया था वो 32 मिशनों का रखा गया था, जिनमें चंद्रयान 2, जो चंद्रयान 2 था, ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जटिल लक्ष्य था। तो टोटल 32 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पे बात हो रही है इसरो की। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, और के सिवन इसके प्रमुख हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ पता होना चाहिए इसरो अपने अंतरिक्ष मिशनों के लिए 2 प्रकार के रॉकेट का प्रयोग करता है। एक का नाम है PSLV, एक का नाम है GSLV। तो GSLV और PSLV 2 प्रकार के रॉकेट इसरो प्रयोग करता है। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जियो। तो ये आपको दोनों पता होना चाहिए, PSLV और GSLV दोनों का नाम पता होना चाहिए, दोनों का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और जब रॉकेट की बात करते हैं हम, तो मैंने कई बार आपको बताया है, जैसे एक रॉकेट है एटलस जिसका प्रयोग नासा करता है, एक रॉकेट आपको देखने को मिलता है जिसका प्रयोग करता है SpaceX नामक रॉकेट, जिसका प्रयोग करती है अमेरिका की एक प्राइवेट निजी स्पेस एजेंसी, जिसका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। और ये जो एजेंसी है ये अमेजन के जो मालिक हैं उनकी एजेंसी है। तो SpaceX जो एजेंसी है ये तो हो गई अमेजन के मालिक की, लेकिन ये रॉकेट कौन सा प्रयोग करती है ये आपको बताना है। SpaceX जो कि अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट निजी कह सकते हैं आप, निजी अंतरिक्ष कंपनी है जो कि अमेजन के संस्थापक की है। तो SpaceX कौन से रॉकेट का प्रयोग करता है जो आज के समय में काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ यदि हम बताएं तो चीन जो रॉकेट प्रयोग करता है उसका नाम होता है लॉन्ग मार्च। ठीक है, और लॉन्ग मार्च इसमें 5-6 बढ़ती जाती है संख्या, लेकिन लॉन्ग मार्च यदि याद रखना है कि लॉन्ग मार्च नामक रॉकेट का प्रयोग चीन द्वारा करता है। जैसे हम PSLV 32, PSLV 31 का प्रयोग लगातार, मतलब जो हमारा मिशन होता जाता है उसी के आधार पे हम क्रम संख्या बढ़ाते जाते हैं। उसी के आधार पे लॉन्ग मार्च का जो रॉकेट है ये चीन प्रयोग करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एमोस ओज जिनकी मृत्यु 28
दिसंबर 2018 को हुई थी, ये कौन थे? अब यहाँ पे यदि आप देखो तो यहाँ पे फिर से एक प्रकार से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, और ये जो मृत्यु हुई है, जो ये चर्चित हैं, ये इजराइल से संबंधित है। एक साहित्यकार, एक लेखक, एक पत्रकार थे, और उन दिनों इजराइल फिलिस्तीन जो विवाद था वो अपने चरम पर था। और साथ ही साथ 2019 की यदि हम बात करते हैं तो इजराइल और भारत के बीच कुछ आप कह सकते हैं कि विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था। तो यदि हम कहें तो इजराइल और भारत के बीच उस समय काफ़ी आप कह सकते हैं कि जो विदेशी संबंधों में जो निकटता थी वो काफ़ी देखने को मिलती थी, जिसके चलते ये प्रश्न बना है। ठीक है, और साथ ही साथ इजराइल फिलिस्तीन विवाद लगातार चल रहा था, इसके चलते ये प्रश्न बना है। तो ये हमें पता होना चाहिए। जब आप नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से हमें टॉपिक पता चलता है कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। बांग्लादेश में वर्तमान आम चुनाव के लिए मतदान कब हुआ? बताएं। 2019 में पूछा गया है, कब मतदान हुआ है आपको बताना है। बांग्लादेश को जो मतदान हुआ था वो 2018 में हुआ था, 30 दिसंबर को। अब ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, और पड़ोसी देशों में जिस प्रकार से घटनाक्रम बदलते हैं उसका प्रभाव हमारे अपनी अर्थव्यवस्था पर, हमारी अपनी आंतरिक सुरक्षा पर देखने को मिलता है। इसलिए बांग्लादेश से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। और इस बार एक प्रश्न काफ़ी पूछा जा रहा है कि कोविड के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने किस देश की यात्रा की है? तो कोविड के बाद जो भारतीय प्रधानमंत्री ने यात्रा की वो बांग्लादेश की यात्रा की। और बांग्लादेश में आप जानते हैं उनके फादर हैं, जिनको बोलते हैं फादर ऑफ बांग्लादेश, शेख मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान की 100वीं वर्षगांठ थी, जिसके उपलक्ष्य में मुजीब वर्षों के रूप में बांग्लादेश ने मनाया था, और उसी में भाग लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री गए थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारतीय प्रधानमंत्री पहला जो दौरा किए थे वो पहला दौरा था बांग्लादेश का कोविड के बाद, ये आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश और भारत के बीच लगातार शेख हसीना के नेतृत्व में जो वहाँ की सरकार है और भारत की सरकार के बीच लगातार जो संबंध हैं वो काफ़ी आप कह सकते हो कि बेहतर संबंध देखने को मिल रहे हैं, और लगातार हमारे संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश की जब हम बात करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की मुद्रा है टका, शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं, और इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग, जो 30 तारीख को सत्ता में आई थी, 30 दिसंबर को जो सत्ता में आई थी उसका नाम था अवामी लीग। ये आपको पता होना चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ युद्धाभ्यास भी होते हैं, जिनमें से आप हमें बताओगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन से युद्धाभ्यास देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि जब बात आती है युद्धाभ्यास की वो तो आप हमें बताओगे, लेकिन बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारतीय सैनिकों ने भी अपना बलिदान दिया था, और उन्हीं को याद करने के लिए बांग्लादेश ने स्वराज, आप जानते होगी कि एक सड़क बना रहा है जिसका नाम है स्वराज सड़क, और स्वराज सड़क भी बना रहा है। साथ ही साथ बांग्लादेश सरकार ने भारत के उन वीर शहीदों के लिए, जिन्होंने, उन वीर सैनिकों के लिए जिन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, उनके लिए एक स्मारक का निर्माण भी बांग्लादेश करा रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही आपातकालीन नंबर 112 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ये पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है, बताएं। 112 आपातकालीन नंबर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, पूछा जा सकता है। चलिए बताएं, पहला राज्य कौन सा है आपको बताना है। 4 राज्य यहाँ पर दिए हुए हैं, इन 4 राज्यों में से पहला कौन है आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। ये तो कभी भी पूछा जा सकता है, समसामयिक संदर्भों में महत्वपूर्ण है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो आपको बता दें, 112 आपातकालीन एकल नंबर जारी करने वाला जो राज्य है वो आपका है गुजरात। गुजरात अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने यहाँ पर इस्तीफा दिया है, जिसके कारण गुजरात एक बार फिर से चर्चा में है। तो गुजरात आपको पता होना चाहिए, सही उत्तर है गुजरात। गुजरात में यदि हम देखें तो आप जानते हो कांडला पोर्ट आपने सुना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ गुजरात में यदि हम देखें तो गुजरात में जैसे कि अहमदाबाद सिटी है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो गुजरात से संबंधित आगामी परीक्षाओं के लिए एक फैक्ट याद रखिएगा कि पहली बार गुजरात में
पहली बार गुजरात में डिफेंस एक्सपो का आयोजन इस बार किया जाएगा। मतलब जो आगामी डिफेंस एक्सपो है इसका आयोजन गुजरात में किया जाएगा और गुजरात में ये जो डिफेंस एक्सपो है ये गुजरात का पहला डिफेंस एक्सपो होगा। इससे पहले गुजरात में कभी भी डिफेंस एक्सपो का आयोजन नहीं किया गया। तो आगामी परीक्षाओं के लिए फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। डिफेंस एक्सपो विशेषकर रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, जिससे हमारे जो उपकरण होते हैं जिनका हमने निर्माण किया होता है, रक्षा से संबंधित जो हमारे पास उपकरण हैं उनकी हम प्रदर्शनी लगाते हैं। और आप कह सकते हो कि एशिया की सबसे बड़ी हथियारों की प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शहर में जनवरी 2020 में वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया? बताएं, वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, आपको बताना है। चलिए बताएं। चलिए, इसका आयोजन कहाँ किया गया था आपको बताना है। इसका आयोजन किया गया था चंडीगढ़ में और इसके आयोजन का उद्देश्य था कि ऐसी महिलाएं जो जैविक कृषि में लगी हुई हैं, जैविक कृषि को प्रोत्साहित कर रही हैं, उनको सहायता उपलब्ध कराई जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए और जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाए। तो जैविक कृषि से संबंधित जो भी महिलाएं थी उनको इसमें बुलाया गया था और इसका आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। इसको बताएं, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रहलाद निहलानी की जगह किसने ली है? प्रहलाद निहलानी काफ़ी विवादित थे, इनकी जगह किसने ले ली है ये आपको बताना है। और आपको पता होगा ये जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, इसको सेंसर बोर्ड भी कहते हैं। भारत में जो भी फिल्में आप टेलीविज़न पर देखते हैं, जो भी फिल्में आप देखते हैं, जब तक सेंसर बोर्ड से पारित नहीं होती हैं तब तक उनको जो है रिलीज नहीं किया जा सकता। तो एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, फिल्म उद्योग से संबंधित, फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित, और इसके बारे में पता होना चाहिए। तो बताएं। और आपको यह भी बता दें कि ये जो विभाग है ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है और अब इसका स्थान लिया है, इनका स्थान लिया है प्रसून जोशी ने। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं, ऑस्कर 2018 के लिए भारतीय प्रविष्टि हेतु किस फिल्म को नामांकित किया गया था? बताएं, ऑस्कर के लिए किस फिल्म को नामांकित किया गया था आपको बताना है। चले, किस फिल्म को नामांकित किया गया था ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से? ऑस्कर में जो विदेशी फिल्मों की कैटेगरी होती है, विदेशी फिल्मों के अंतर्गत भारत की तरफ से जो फिल्में दी गई थी, भारत की तरफ से जो फिल्म भेजी गई थी उसका नाम था न्यूटन, जिसमें राजकुमार राव ने अभिनय किया था। भारत में किस तिथि से जीएसटी लागू है? महत्वपूर्ण है, बताएं। जीएसटी कब से लागू है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में कब से लागू है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में कब से लागू है आपको बताना है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में कब से लागू है आपको बताना है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की यदि हम बात करें तो 1 जुलाई 2017 से ये भारत में लागू है। ए विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएं। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य था इस समय काल में कि 2020 तक हमें सभी बच्चों को टीकाकरण करना है जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है या जो छूट गए हैं। और मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत प्रमुख रूप से 7 टीकों को लगाया जाता है, 7 टीकों को लगाए जाने का प्रचलन था। कौन कौन से टीके लगते थे? सबसे पहले डिप्थीरिया का लगता था, खांसी का लगता था, डिप्थीरिया हो गया, खांसी हो गया, डिप्थीरिया खांसी के बाद फिर आप देखोगे खसरा हो गया, काली खांसी हो गया, टिटनेस हो गया,
पोलियो हो गया, तपेदिक हो गया और हेपेटाइटिस हो गया। तो 7 रोगों का टीका लगता था बच्चों को और प्रयास किया जा रहा था। 2015 में इसकी शुरुआत थी और लक्ष्य था कि 2020 तक हमें मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत ऐसे बच्चे जो टीकाकरण से छूट गए हैं या ऐसे बच्चे जिनको टीकाकरण नहीं लगा है, टीका नहीं लगा है, उनको इसके अंदर कवर किया जाएगा। और ये स्वास्थ्य मंत्रालय की एक पहल थी, ये आपको पता होना चाहिए। हेपेटाइटिस बी का टीका इसमें लगाया जाता था। ठीक है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन शहरों के बीच चलेगी? चलिए बताइए, बुलेट ट्रेन की बहुत बात होती है, बताएं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलेगी, आपको बताना है। और इसको बात हुई थी कि 2023 तक ये लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा और इसकी जो अधिकतम गति होगी वो 320 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बताएं, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलेगी? ये जो बुलेट ट्रेन थी, ये बोला गया था कि पहली जो बुलेट ट्रेन होगी वो मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलेगी। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बताएं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। चलिए बताएं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मतदाताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए, मतदाताओं को अपने अधिकारों का बोध कराने के लिए इसका आयोजन किया जाता है और प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को इसका आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, इसको बताएं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे? इनमें से कौन हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के कभी गवर्नर नहीं रहे हैं, आपको बताना है। चलिए बताएं। इनमें से कौन है जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं? इसमें आप देख रहे हो, पहला है मनमोहन सिंह, नहीं है, यहाँ पे आप त्रुटि है इसमें, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे जो नाम है वो मैं बता देता हूँ क्या नाम इसमें है। मनमोहन सिंह इसमें नाम है। ठीक है, मनमोहन सिंह के बाद बिमल जालान, मोंटेक सिंह अहलुवालिया और उर्जित पटेल। बताएं। चलें, यहाँ पे आपको बता दें, मोंटेक सिंह अहलुवालिया कभी भी आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे हैं। मनमोहन सिंह, बिमल जालान और उर्जित पटेल गवर्नर रहे हैं। वर्तमान समय यदि देखें तो शक्तिकांता दास गवर्नर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना मुंबई में की गई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 टोक्यो ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा भी गया है। मतलब कि ओलंपिक से संबंधित प्रश्न, इस तरह से खेलों से संबंधित प्रश्न, जो महत्वपूर्ण खेल होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे आगामी फुटबॉल विश्व कप होना है, फुटबॉल विश्व कप से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहाँ पे आयोजन होना है। T20 विश्व कप होना है, उससे संबंधित प्रश्न बन सकता है। महिलाओं का वर्ल्ड कप होना है, उससे संबंधित प्रश्न बन सकता है। तो जो इस प्रकार के महत्वपूर्ण खेल आयोजन है उस पर हमें नज़रें बनाकर रखनी होती है। बताएं इसको। टोक्यो में हुआ था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रेणुकाजी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए कितने राज्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बताएं। आपको बता दें, ये जो परियोजना है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना पर विकसित की जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। यमुना की सहायक नदी है गिरि, जहाँ पर इसको विकसित किया जाना है। तो कितने राज्यों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, मतलब कितने राज्यों ने को इससे लाभ होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें कुल 6 राज्य आते हैं। 6 राज्य कौन कौन से आते हैं, कभी भी पूछा जा सकता है। दिल्ली आता है, हरियाणा आता है, उत्तराखंड आता है, उत्तर प्रदेश आता है, राजस्थान आता है और हिमाचल प्रदेश आता है। कुल 6 राज्य इसको आते हैं और यमुना नदी पर बन रही है। यमुना नदी की सहायक नदी गिरि पर बन रही है, हिमाचल के सिरमौर जिले में बन रही है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसको बताएं।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन अभियान कौन सा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन अभियान कौन सा है, बताएं। इसका उद्देश्य था कि ऐसी महिलाएं जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं, महिलाओं के समाज के लिए कार्य कर रही हैं, उनको सामने लाना इसका उद्देश्य था। तो असाधारण उपलब्धि वाली महिलाओं को सामने लाना इसका उद्देश्य था और इसका नाम क्या है ये आपको बताना है, बताएं। इसका नाम है वेब वंडर वुमेन, ये आपको पता होना चाहिए, इसको बताएं। भारतीय कृषि में योगदान के लिए प्रथम वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज किसे प्रदान किया गया? प्रथम वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज किसे प्रदान किया गया आपको बताना है। विश्व कृषि पुरस्कार पहला किसे प्रदान किया गया ये आपको बताना है। ये प्रदान किया गया प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को और वेंकैया नायडू जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने यह प्रदान किया था। बार बार कह रहा हूँ ये सभी के सभी प्रश्न पूर्व की परीक्षा में 2019 की RO की परीक्षा में पूछे गए हैं। किसे यूनिसेफ द्वारा भारत की सबसे पहली यूथ एम्बेसडर बनाया गया है? यूनिसेफ द्वारा किसे भारत की पहली यूथ एम्बेसडर बनाया गया है आपको बताना है। चले बताएं। बताएं। यहाँ पे एक नाम देख रहे हैं हिमा दास। हिमा दास चर्चा में आई थी। ये एथलीट हैं, असम से संबंधित एथलीट हैं और इन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। और जब इन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था उसके बाद यूनिसेफ ने इनको भारत के लिए पहला यूथ एम्बेसडर बनाया है। तो हिमा दास आपको याद रखना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होगा भारत के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था CV रमन। CV रमन ने जो खोज किया था उसको इसी दिन पब्लिक किया था उन्होंने और इसी के कारण उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इसी दिन क्योंकि CV रमन ने अपने खोज को जनता के सामने, देश के सामने रखा था और इसी के कारण इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं और यह तिथि होता है 28 फरवरी को। तो इसका सही जवाब है 28 फरवरी। C विकल्प इसका सही जवाब है। इसको बताएं। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे? इनमें से कौन उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे आपको बताना है। इनमें से कौन उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे बताएं। अच्छा प्रश्न है, बेसिक आपको बताया गया है। यदि आपने वहां पे देखा होगा तो आप आसानी से कर सकते हो। बताएं। यहाँ पे बोला गया कौन उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे। आपको बता दें यहाँ पे एक नाम देखने को मिल रहा है नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी के बारे में आपको पता होगा कि ये राज्यपाल नहीं थे बल्कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होने का जो गौरव है इनको प्राप्त है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? B विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको बताएं। ग्लोबल सोलर काउंसिल का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन बना? ग्लोबल सोलर काउंसिल का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन बना आपको बताना है। इसका सही उत्तर है प्रणव R मेहता। ठीक है, D विकल्प इसका सही उत्तर है। देखो यहाँ पे जो समसामयिक संदर्भों के प्रश्न हैं वो नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो स्टैटिक GK का प्रश्न है वो आपको आना चाहिए, ये शर्त होनी चाहिए। ठीक है, तो इस सेशन का उद्देश्य है कि भले ही आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न नहीं आ रहे हैं 19 के, कोई बात नहीं, लेकिन जो स्टैटिक प्रश्न है वो आने चाहिए। चले, निम्नलिखित में से कौन यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है बताएं। ये महत्वपूर्ण है, ये पता होना चाहिए। चले, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब क्या है? राज्य सरकार राज्य के प्रति व्यक्ति को
निश्चित रूप से एक फिक्स इनकम उपलब्ध कराएगी, निश्चित रूप से एक फिक्स मासिक इनकम वेतन आप कह सकते हैं उपलब्ध कराएगी। और ऐसा करने वाला उत्तराखंड, ऐसा करने वाला भारत का जो पहला राज्य बनेगा वो है सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, भारत के किस राज्य में गंगा जल प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? किस राज्य में गंगा जल प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में हुई थी और इसका उद्देश्य था कि बेहतर जल उपलब्ध कराना, जल की सुनिश्चितता बनाए रखना, और ये किया गया था उत्तर प्रदेश में। सी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, भारतीय पैनोरामा फिल्म उत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? छोड़िए इसको, ठीक है, हमें देखना क्या है, स्टैटिक। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? ये स्टैटिक है, ये सबको आना चाहिए। बताएं किसने कराया था? अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित एक मस्जिद है, और अजमेर नगर में स्थित ये जो मस्जिद है इसका जो निर्माण था ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में कराया था। कब कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में इसका निर्माण कराया था। अजमेर में स्थित एक मस्जिद है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। इसको बताएं, कुतुबुद्दीन के शासनकाल में राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन के शासनकाल में राजधानी क्या थी? आप जानते हो कुतुबुद्दीन को लाख बख्श के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कुतुबुद्दीन के शासनकाल में राजधानी क्या थी? दिल्ली, लाहौर, मुल्तान या सिंध? बताएं, लाख बख्श के शासनकाल में राजधानी क्या थी? लाख बख्श के शासनकाल में राजधानी हुआ करती थी लाहौर। ठीक है, चलें इसको बताएं, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की? किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की? ये आपको बताना है। बताएं किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की? ये आपको बताना है। बताएं यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो यहाँ पे तुलसीदास की यदि बात करें तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तो मतलब तुलसीदास ने जब इसका रचना किया, तो रामचरितमानस की जब रचना किया तो यह अकबर के शासनकाल में की होगी। तो अकबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसको बताएं, अमीर खुसरो संगीतकार थे एवं एक क्या थे? अमीर खुसरो संगीतकार के अतिरिक्त क्या थे? आपको बताना है। चले बताएं, जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में इनका जन्म हुआ था और ये संगीतकार के साथ साथ एक कह सकते हैं कि फारसी तथा हिंदी के लेखक भी थे। ये भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे यदि हम देखें तो इतिहासकार एवं विद्वान भी थे, एक सूफी संत भी थे। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी डी विकल्प। कि अमीर खुसरो जो थे वो संगीतकार भी थे, लेखक भी थे और इतिहासकार भी थे, सूफी संत भी थे। तो अमीर खुसरो के बारे में उपरोक्त सभी वाला डी विकल्प आपका सही उत्तर है। इनको तोता ए हिंद भी कहा जाता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और खड़ी बोली के आविष्कार का जो श्रेय जाता है, खड़ी बोली के आविष्कार का जो श्रेय जाता है वो भी अमीर खुसरो को जाता है। इसको बताएं, बंगाल शासन के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताएं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपने सुना होगा लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे लिखा भी है। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में आपने देखा कि 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसको अंग्रेजों ने जीता था। तो जो प्लासी का युद्ध जीता था उसी समय जो यहाँ पे थे प्रमुख कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और प्रथम गवर्नर जनरल भी रॉबर्ट क्लाइव ही बने थे। इसको बताएं,
1981 की अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? बताएं। बताएं इनमें से कौन सा था? आपको पता है कि ये जो मिल हड़ताल थी, विशेषकर प्लेग उस समय फैला था और प्लेग के फैलने के कारण जो मिल मजदूर थे उनकी मांग थी कि इनको प्लेग बोनस दिया जाए, और कंपनी के जो मालिक थे वो प्लेग बोनस देने के तैयार नहीं थे। पहले इनकी मांग थी कि 35% प्लेग बोनस दिया जाए, लेकिन कंपनी के जो लोग थे हड़ताल के बाद वो तैयार हुए कि वो 24% तक का भुगतान करेंगे। लेकिन बाद में जब गांधी जी ने इसका नेतृत्व करना प्रारंभ किया और ये आंदोलन और सशक्त हुआ, तब जाकर उन्होंने 35% बोनस देने की बात की, और इसका सही उत्तर है बी विकल्प, महात्मा गांधी। ठीक है। और एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि किस आंदोलन के दौरान सबसे पहले महात्मा गांधी ने अनशन का प्रयोग किया? तो याद रखना है, सबसे पहले महात्मा गांधी ने जो अनशन का प्रयोग किया था वो अहमदाबाद मिल मजदूरों के संबंध में किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बताएं। और आपको बता दें, 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था, कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता भी की थी। तो इनमें से कौन सी महिला हैं? श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, अरुणा आसिफ अली या श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित? तो इसका सही जवाब है श्रीमती सरोजनी नायडू। इसको बताएं, धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है, ये कथन किसका है? धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है, ये कथन किसका है? आपको बताना है। बताएं, धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है, ये कथन किसका है? आप जानते हो एक दार्शनिक हैं जिनको बोलते हैं पाश्चात्य दार्शनिक, उनका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का ये कथन है कि धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है, ये आपको पता होना चाहिए। उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है? उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है? उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है? पता होना चाहिए। उदारवाद का मूल सिद्धांत है स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और समानता। स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और समानता उदारवाद का मूल सिद्धांत है। ठीक है। तो इसमें से कौन सी दी हुई है? समानता भी दिया हुआ है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी दी हुई है। तो यहाँ पे देखना है आपको कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। तो यहाँ पे सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता की बात की जाती है। तो समानता, सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता, कहने का मतलब है कि इसमें एक से ज़्यादा विकल्प आपके सही हो रहे हैं। छोड़ दीजिए इसको। इसको बताएं, वियना कांग्रेस का समन्वयक कौन था? वियना कांग्रेस का समन्वयक कौन था? ऐसे इस तरह के प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन पूछा गया है तो आपको बता देना है। चलिए बताएं। वियना कांग्रेस जो था वो यूरोपीय देशों के जो राजदूत थे उनका एक सम्मेलन था और इसके समन्वयक थे मेटरनिख। इसको बताएं, इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन का पहला भारतीय सदस्य कौन बना? इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन का पहला भारतीय सदस्य कौन बना? और यह भी प्रश्न पूर्व में पूछा गया है तो आपको बताना है। इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई जो नौरोजी थे ये सबसे पहले सदस्य बने थे और इन्हीं को कई सारे उपनाम हैं, जैसे भारतीय राजनीति का पितामह, ओल्ड मैन, भारतीय अर्थशास्त्र का जनक, कई सारे इनके उपनाम भी हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय सदस्य बने थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में समानांतर सरकार सर्वप्रथम कहाँ बनाई गई? भारत छोड़ो आंदोलन के समय समानांतर सरकार सर्वप्रथम कहाँ बनाई गई? बताएं।
सर्वप्रथम समानांतर सरकार कहाँ बनाई गई? और आपको बता दें, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का तीसरा प्रमुख आंदोलन था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस समय समानांतर सरकार की बात हो रही है, तो समानांतर सरकार बनाई गई थी उत्तर प्रदेश के बलिया में। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। सेतुबंध की रचना किसने की? बताएं, सेतुबंध की रचना किसने की? बताएं। इसकी रचना किया था वाकाटक वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय ने। सेतुबंध की रचना वाकाटक वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय ने की है। इसको बताएं। नेपोलियन एवं पोप के मध्य हुए समझौते को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन और पोप के मध्य हुए समझौते को किस नाम से जाना जाता है? 1801 में यह समझौता हुआ था, पेरिस में यह समझौता हुआ था, और इसको आपको बताना है किस नाम से जाना जाता था। बताएं। इसको जाना जाता था कॉनकोर्डट के नाम से। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं। भीमबेटका शैलाश्रय कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं? और जिसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। विष्णुधर वाकड़कर ने इसकी खोज किया था 1957-58 में। और ये कहाँ पर स्थित है? ये रायसेन जिला में स्थित है। और रायसेन जिला पड़ता कहाँ पे है? तो आपको बता दें, रायसेन जिला पड़ता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में यह स्थित है, और इसकी खोज विष्णु वाकड़कर ने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं। पुष्पमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किस जाने के बारे में जानकारी, यज्ञ किए जाने के बारे में, त्रुटि है, इग्नोर करिएगा, बहुत सारी त्रुटियां होती हैं टाइपिंग में। पुष्पमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? कौन सा लेख है जो बताता है कि पुष्पमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ अपने कार्यकाल में किए थे? बताएं। बताएं कौन सा है इसमें से? तो इसका सही उत्तर है अयोध्या अभिलेख। डी विकल्प सही उत्तर है। और इस यज्ञ को जो संपादित कराया था वो पतंजलि ऋषि ने कराया था। महर्षि पतंजलि ऋषि ने इसको संपादित कराया था, और इसको बोलते हैं अयोध्या अभिलेख, जहाँ से इसके बारे में जानकारी मिलती है। फ्रांस के बुर्बो वंश की स्थापना किसने की थी? गलत है प्रश्न, गलत, जाने दीजिए। लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन थे? बताएं। लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन थे? लास्ट जजमेंट, बताएं। लास्ट जजमेंट अच्छा है। लास्ट जजमेंट के बारे में कुछ चीज़ें आपको मैं बता देता हूं। जैसे लास्ट जजमेंट की जब बात होती है तो इसमें आपको पता होना चाहिए, यह ईसा मसीह के दूसरे आगमन और सभी मानवता भगवान द्वारा अंतिम और शाश्वत निर्णय का चित्रण है। मतलब ईसा मसीह से संबंधित, ईसा मसीह के उपदेशों से संबंधित ये चित्रण है। और ये कहाँ पे है ये आपको बताना है। बताएं। सबसे पहली बात, ईसा मसीह से संबंधित चित्रण है, तो आपको पता ही हो गया कि ये वेटिकन सिटी में होगा। और वेटिकन सिटी में है तो इसके चित्रकार कौन थे? इसके चित्रकार थे माइकल एंजेलो। ठीक है, इसको बताएं। आधुनिक काल का चाणक्य किसे कहा जाता है? आधुनिक काल का चाणक्य किसे कहा जाता है? आधुनिक काल का चाणक्य किसे कहा जाता है? आपने मैकियावेली का नाम सुना होगा। सी विकल्प में है मैकियावेली। मैकियावेली को बोला जाता है आधुनिक काल का चाणक्य। मैकियावेली को आधुनिक काल का चाणक्य बोला जाता है। सी विकल्प आपका सही उत्तर। इसको बताएं। नाइब ए मुमालिकत का पद किसके शासनकाल में सृजित किया गया? नाइब ए मुमालिकत, बताएं। जवाब दीजिएगा। नाइब ए मुमालिकत का पद किसके शासनकाल में सृजित किया गया था? किसके शासनकाल में बनाया गया था? नाइब ए मुमालिकत, अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। यहाँ पे बात हो रही है नाइब ए मुमालिकत।
नाइब मुमालिकत का जो पद था ये बाराम शाह के दौरान बनाया गया था। और राजा में यदि देखें, राजा के मंत्रिमंडल में यदि हम देखें तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। ठीक है, चलें इसको बताएं। 2001 से 2011 के मध्य भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में किस प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहां पर दर्ज की गई ये आपको बताना है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहां दर्ज की गई? 4 विकल्प आपके सामने हैं, नागालैंड, मध्य प्रदेश, पंजाब या मणिपुर। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहां दर्ज की गई एक दशक में? आपको बता दें, इस एक दशक में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि जो देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है नागालैंड में। अब एक प्रश्न यहीं पर और बन सकता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलती है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि जो इस समय में देखने को मिलती है, आपको बता दें, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि आपको देखने को मिलती है मेघालय में। तो सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के बीच मेघालय में, सबसे कम नागालैंड में देखने को मिलती है। ये आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं। ये देखो कई बार पूछा गया है, ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है ये प्रश्न। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बसंतकालीन गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है? कई बार ये रिपीट हुआ, तीसरी बार मैं करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के प्रश्न, और इसमें ये चीज़ आई है और इसका सही जवाब है उत्तरी डकोटा। उत्तरी डकोटा ये विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं। हिमालय की निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में पीर पंजाल श्रेणी किस मुख्य श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी किस मुख्य श्रेणी में स्थित है आपको बताना है। चलें बताएं, पीर पंजाल श्रेणी किस मुख्य श्रेणी में स्थित है? लघु हिमालय, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय या शिवालिक हिमालय? जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। ये आपको देखने को मिलेगा लघु हिमालय या मध्य हिमालय में। और आपको बता दें, ये जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय का क्षेत्र है, इसमें आप देखने को पाते होंगे कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है, सबसे प्रमुख रमणीय स्थल जो आपको देखने को मिलते हैं, सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो आपको देखने को मिलते हैं, इन्हीं दोनों क्षेत्रों के बीच में देखने को मिलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? लघु हिमालय। इसको बताएं। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? इनमें से कौन सा दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? कौन सा दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? बताएं। अरुणाचल को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? अरुणाचल को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा इनमें से कौन सा है आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा, तो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम है बोमडिला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। डी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में सर्वाधिक कोयले का भंडार कहाँ पाया जाता है? कोयले का भंडार पूछ रहा है, उत्पादन नहीं पूछ रहा है। चले बताएं, कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है आपको बताना है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल? देखो दो तरह के प्रश्न बनते हैं, एक तो पूछा जाता है उत्पादन कहाँ से होता है, एक पूछा जाता है भंडार। यहाँ पे आपको भंडार पूछा गया है, तो भंडार आपको बताना है। कोयले का सर्वाधिक जो भंडार है वो आपको झारखंड में देखने को मिलता है। इसको बताएं। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस में स्थित है? पंचमढ़ी चलें बताएं, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी हिल स्टेशन सतपुरा में स्थित है, सतपुरा रेंज में स्थित है। सतपुरा रेंज की यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जो सतपुरा रेंज है वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सतपुरा रेंज में देखने को मिलता है। बी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं। निम्नलिखित में से किसको जापान की चावल की कटोरी के नाम से जाना जाता है? जापान में चावल की कटोरी के नाम से किसको जाना जाता है आपको बताना है। चले बताएं। बताएं।
आपको पता है ये जो द्वीप है इसका नाम है होन्शु। होन्शु जो द्वीप है आप देखोगे सबसे पहले आता है होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। ये 4 द्वीपों का क्रम है उत्तर से दक्षिण, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु, जिसमें होन्शु द्वीप जो आपको देखने को मिल रहा है ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान की सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है इसी द्वीप पर निवास करती है। जापान की जो राजधानी है टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। इसके साथ साथ बहुत सारे अन्य प्रमुख नगर भी आपको इस द्वीप पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे प्रमुख कौन सा है? होन्शु। डी विकल्प सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की कृषि की प्रमुख विशेषता है? बताएं। उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? उष्ण कटिबंध की जब बात आती है मतलब वह ताप कटिबंध जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है, मतलब वह ताप कटिबंध जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य विस्तारित है। और ऐसे कटिबंध में यदि आप देखोगे तो ताप लगातार सूर्य का जो प्रकाश है बना रहता है। सूर्य लगातार इस क्षेत्र में वर्ष भर में एक बार वर्टिकल आप कह सकते हैं लंबवत अवश्य चमकता है, जिसके कारण आप देखोगे कि ये जो क्षेत्र है लगातार गर्म रहता है। और इस क्षेत्र में यदि हम देखें क्योंकि गर्म रहता है और यहाँ पे वर्षा भी अच्छी खासी होती है तो इससे आपको यहाँ पे गहन कृषि आपको देखने को मिलती है। क्योंकि जल की उपलब्धता भी अच्छी है, यहाँ पे ताप भी बेहतर होता है तो गहन कृषि की क्रियाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसको बताएं। हुदहुद चक्रवात भारत में निम्नलिखित तटीय प्रदेशों में से किससे संबंधित था? हुदहुद चक्रवात आया था, बताएं। और आपको पता है हुदहुद जो नाम था एक पक्षी से लिया गया था और इस नाम को दिया था ओमान ने। तो आपको बताना है हुदहुद चक्रवात भारत में निम्नलिखित में से किस तट पर आया था, ये आपको बताना है। पूर्वी तट पे आया था या पश्चिमी तट पे आया था, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको। तो आपको बताना है कहाँ पर आया था। आप जानते हो भारत में जो ज़्यादातर चक्रवात आते हैं वो चक्रवात आपको देखने को मिलते हैं पूर्वी तट पर। क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि क्या पश्चिमी तट पर चक्रवात नहीं उत्पन्न होते हैं, लेकिन चक्रवातों के जो मूवमेंट की जो दिशा होती है वो दिशा होती है आप देखते हो एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज दिशा होने के कारण जो भी चक्रवात आपके पश्चिमी तट पर उत्पन्न होते हैं वो चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज, आप देखो इस तरह से, ये आपका भारत है। अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जो चक्रवात उत्पन्न होगा इस तरह से मूव करेगा। मान लो कोई चक्रवात यहाँ बना तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब ये मूव करेगा तो ये भारत में नहीं आएगा बल्कि ये खाड़ी देशों में निकल जाता है। और जो चक्रवात पूर्वी तट पर आते हैं बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं क्योंकि उनके मूवमेंट की दिशा है आप घड़ी के दिशा की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, जिसके चलते वो भारत के तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। तो ज़्यादातर चक्रवात आप कहोगे 99% चक्रवात जो है वो पूर्वी तट पर ही आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मध्याह्न रेखाओं में से ग्रीनविच माध्य समय कहाँ से माना जाता है, आपको बताना है। चले, ग्रीनविच माध्य समय कहाँ से माना जाता है आपको बताना है। ग्रीनविच माध्य समय कहाँ से माना जाता है आपको बताना है। ग्रीनविच माध्य समय जो है वो माना जाता है 0 डिग्री से। 0 डिग्री सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलें आगे बताएं। संयुक्त राज्य अमेरिका के महान झील परिक्षेत्र के प्रमुख लौह अयस्क केंद्रों को पहचानिए। जो महान झीलों का क्रम है संयुक्त राज्य अमेरिका में, मतलब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मिशिगन, हारोन, इरी, ओंटारियो झीलों की बात हो रही है। और ये जो झीलें हैं कनाडा और यूएसए दोनों में विस्तारित हैं। तो यहाँ से पूछा जा रहा है जो सेंट लॉरेंस नदी का मुहाना आप देखते होंगे यहीं से पूरा इनका निर्यात किया जाता है। तो इस क्षेत्र में कौन कौन से लौह अयस्क के खनन केंद्र स्थित हैं आपको बताना है। चलिए बताएं, यहाँ पे नाम देख लीजिए और जवाब दीजिए। चलें, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डुलुथ, मेसाबी और बर्मिलियान। जैसे कि आप देखोगे बर्मिंघम आपको
यूएसए में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बाद यदि आप देखोगे अन्य विकल्पों में जैसे मेसाबी, ये यूएसए में नहीं देखने को मिलता है। तो जो डुलुथ, मेसाबी और बर्मिलियान ये जो खाने हैं ये आपको देखने को मिलती हैं यूएसए में, और बी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका काम बनता है कि आज जो झीलें हैं अमेरिका की, जैसे मिशिगन, हारोन, इरी और ओंटारियो, इनको जाकर देख लेना है। इसके बाद कनाडा में कुछ झीलें हैं जैसे सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर झील, फिर सुपीरियर के बाद फिर मिशिगन आती है। ठीक है, तो ये जो यूएसए में झीलें हैं और जो कनाडा में झीलें हैं, इनको भी जाकर आज आपको अध्ययन करना है। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आज जाकर आप अध्ययन करेंगे। ठीक है, दोनों झीलों के क्रम का अध्ययन करेंगे, जो यूएसए में है, जो कनाडा में है, दोनों क्रम का आप अध्ययन करेंगे। यहाँ पे पंजाकार जो झीलें हैं उनका भी आपको अध्ययन करना है, और साथ ही साथ जो कनाडा में झीलें हैं उनका भी आपको अध्ययन करना है। ठीक है, और आपको यह भी बताना है कि कौन सी झील है एकमात्र उन पंजाकार झीलों में जो पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है। बाकी के जो झीलें हैं यूएसए और कनाडा दोनों में स्थित है उन पंजाकार झीलों में, लेकिन एक झील है जो सिर्फ यूएसए में स्थित है, वो कौन सी झील है आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया गया? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया गया आपको बताना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया गया? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया गया आपको बताना है। आपको बता दें, भारत में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार में देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 है। पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में 1028 है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो यहीं पर समाप्त होगी। अब जो भी प्रश्न बचे हैं उनका अध्ययन हम कल करेंगे। कल की कक्षा में आगे के प्रश्नों का अध्ययन किया जाएगा। तो इनका रिवीजन करिएगा, जो आपको होमवर्क दिए गए हैं उनका भी अध्ययन आप अवश्य करिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।